आइए 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 जनाब, आप लोगों के लिए नथिंग फ़ोन 4a प्रो का रिव्यू तैयार हो चुका है। 15 दिन लगातार इसका इस्तेमाल किए हैं। वैसे मैं 1-2 महीने बाद डालने वाला था, लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई डाल दो, देखना है। ठीक है, मैंने बोला कर देते हैं, आपको बताएंगे इसके बारे में। लेकिन हाँ, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी होगा। आई थिंक 6 मंथ्स तक हम इसको यूज़ करके फिर आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे रिव्यूज़ पर आपने बहुत प्यार दिए हैं। हम लोग बहुत ऑनेस्ट और फेयर तरीके से बनाते हैं, आप इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो भाई, जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। बाकी कंक्लूजन वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस फ़ोन से बाहर निकली है जो आज आपसे शेयर करनी है और आपको बतानी है कि इस प्राइस पर ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो अच्छी बात यह है कि आपको इसमें फ्लैट डिस्प्ले मिलती है और स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है आउट द बॉक्स। ये बड़ी चीज़ होती है जो बोलना पड़ता है, काफ़ी सारे लोग कंसर्न रहते हैं। और इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको अलग से प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर इस फ़ोन में अच्छी लगी है कि इसकी जो बेजल्स है ना, कंपेयर टू नथिंग फ़ोन 4a के आपको बेटर मिलते हैं। हावेवर और थोड़े बेटर हो सकते थे, लेकिन स्टिल उसके मुकाबले 4a के मुकाबले इसके बेजल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। कम है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ। और साथ ही साथ इसकी जो हाई रिफ्रेश रेट है वो भी बढ़िया है, 144 हर्ट्ज़ की आपको दिया है। और आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट नथिंग का फ़ोन है जिसमें आपको 144 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। अब देखिए, स्मूथनेस तो जनरली वैसे इसमें काफ़ी अच्छी है, लेकिन याद रहे दोस्तों, नॉर्मल यूज़ पर ये 120 हर्ट्ज़ पर ही रहता है। जब आप डे टू डे लाइफ सारे काम करते हैं, सर्टन ऐप्स या कुछ गेम्स के दौरान ये 144 तक चला जाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। बाकी ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऑप्शन नहीं है सेटिंग्स में उसको चेंज करने के लिए रेजोल्यूशन को। तो ये चीज़ आई थिंक मुझे लगता है उनको फ्यूचर में ऐड करनी चाहिए। और ये ऑब्वियसली आपको फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन ये LTPS है, LTPO नहीं है। अगर ये प्रो वर्जन है तो इसमें PO होना चाहिए था, बट कैसे करेंगे? नथिंग फ़ोन 3 में भी जब उन्होंने PS दिया है तो इसमें PO कैसे देंगे? बाकी उसके अलावा आपको इसमें 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है। मुझे दोनों अच्छा लगा है। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी कमाल की है। आउटडोर में भी डायरेक्ट सनलाइट में भी जब हमने इसको देखा, डिस्प्ले काफ़ी विजिबल था, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। बाकी आपको 10 बिट वाली डिस्प्ले है, HDR10+ है। और इसमें जितने भी हमने वीडियोस प्ले किया है, कलर्स वगैरह काफ़ी पंची लगते हैं। इनफैक्ट शार्पनेस भी बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी यहाँ पर वीडियो के दौरान सब कुछ मुझे बढ़िया लगा था, कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। यूट्यूब पर आप HDR कंटेंट देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर स्पेशल ऑडियो वगैरह का आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई। ओवरऑल दोस्तों, जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है, जो कमियाँ थी वो बता दिया। बाकी डिस्प्ले यहाँ पर अच्छा है। बाकी नथिंग OS 4.1 पर आता है, एंड्रॉइड 16 के साथ आता है। 3 साल के आपको अपडेट्स मिल रहे हैं, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस है। देखिए, मेरे हिसाब से उनको डिफरेंशिएट करना चाहिए था नॉर्मल और प्रो वर्जन में। इसमें एटलीस्ट उनको 5 साल के अपडेट्स तो देना ही चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी फ़ोन्स अभी जब थोड़े एक्सपेंसिव आ रहे हैं, उन सब में ज़्यादा बड़े बड़े अपडेट्स मिलते हैं ना, 4 साल 5 साल। तो वैसा होना चाहिए था। बट मुझे आप बताइए कमेंट में कि 3 साल के आपके लिए काफ़ी है, या अगर आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे तो क्या 4 या 5 साल के अपडेट्स होने चाहिए थे? ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना। बाकी उसके अलावा इसमें कुछ ब्लोटवेयर है, बट ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है। लॉक स्क्रीन पर कोई ग्लांस नहीं है, कोई फालतू के एड्स नहीं है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनके OS की अच्छी लगती है कि वो फालतू की चीज़ें नहीं करते। बट एक कमी मुझे लगती है कि वो गूगल डायलर पर ही अभी भी चिपके हुए। उनको अपना खुद का स्टॉक डायलर लाना चाहिए और थोड़े ओपन ऑप्शंस हमें देना चाहिए कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान, जो फिलहाल के लिए गूगल डायलर में हमें पता है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। उसके अलावा एट द टाइम ऑफ शूट, अभी जब हम शूट कर रहे हैं, फिलहाल के लिए इसमें सिर्फ फर्स्ट जेन का ही सिक्योरिटी पैच है। कोई भी अपडेट अभी तक आया नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी अपडेट आ जाएगा, और मेरे गट फीलिंग ये बोलती है कि मार्च में शायद ये अपडेट आना चाहिए। बाकी नथिंग के फ़ोन में मुझे एक और कमी ये लगती है कि इनके पास डेडिकेटेड ऐसे कोई AI फीचर्स वो नहीं प्रोवाइड करते। रहते हैं अंदर छुप छुप के आपको मिल जाएंगे, बट एक अलग से, जैसे कि इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में होते हैं, और भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो सैमसंग के फ़ोन्स में, जैसे कि डेडिकेटेड आपको पूरा सेक्शन मिलता है, हर जगह पर AI। वैसे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनको और एक्साइटिंग करना चाहिए AI को लेकर, क्योंकि एसेंशियल की है, कर लेते हैं आप थोड़े बहुत काम, बट स्टिल मुझे लगता है। बाकी उसके अलावा UI काफ़ी स्मूथ है और एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर जेन्युइनली जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी 5400 mAh की बैटरी है और 50 वॉट की चार्जिंग। जैसे कि मैंने बताया, एज ऑलवेज चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है, इसमें आपका खर्चा और बढ़ेगा। पता नहीं नथिंग ये क्यों कर रहा है, एनवायरमेंट के नाम पे सब एप्पल सैमसंग कर रहे हैं, तो नथिंग को भी करना ज़रूरी था? नहीं ज़रूरी था भाई, चार्जर बॉक्स में दे सकते हैं और देना चाहिए था। बाकी हमने फिर भी क्या किया, वही हमारे 65 वॉट वाले PD चार्जर से इसको चार्ज किया। तो भाई इसमें आधे घंटे में 50% चार्ज हुआ था और 1 घंटा सवा घंटे के आसपास ये फुल चार्ज हो गया था, विच इज़ नॉट बैड। अब बैटरी कैपेसिटी ना कम है, वैसे उन्होंने वही सेम रखी है नथिंग फ़ोन 4a की। इसमें उन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं। प्रो वर्जन था तो एटलीस्ट 6000 या 7000 दे सकते थे।
बट ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। बट लेट्स सी, अब देखते हैं कि ये ऑप्टिमाइज कितना अच्छा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 4K वीडियो प्लेबैक किया। हमने लगभग 11 घंटे तक इसमें मल्टीमीडिया टेस्ट किया, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सिर्फ वीडियो का ही प्लेबैक टेस्ट हुआ और ये लगभग 73% ड्रॉप हुआ था, 27% रिमेनिंग था, विच इज़ इम्प्रेसिव। इससे ये पता चलता है कि फुल डे अगर आप चार्ज करके घर से निकलते हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में लंबे समय में ट्रैवल कर रहे हैं और आप सिर्फ वीडियोज़ ही देख रहे हैं, तो पूरा दिन बैकअप आपको इसमें आराम से मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, हमने फिर हैवी टास्क किया, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, गेम्स खेला है, फोटोज़ लिए, वीडियोस देखा, बहुत ज़्यादा हैवी करते हैं, जो आप ज़्यादा नहीं करो, ये आपके टेस्ट के लिए और नॉलेज के लिए खाली बता रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों हमने लगभग देखा 9 घंटा 12 मिनट के आसपास ये 99% ड्रॉप हो गया था, सिर्फ 1% रिमेनिंग था। मतलब तो स्क्रीन ऑन टाइम था, कंसिडरिंग इसमें 5400 mAh की बैटरी है, एक्सेप्टेबल है। इससे ये पता चलता है कि आपको ऑब्वियसली एक दिन का बैकअप इसमें अच्छे से मिलेगा। अगर आप नॉर्मल मिक्स यूज़ वगैरह करते हैं या थोड़ा हैवी भी क्यों ना कर लेंगे, आपको एक दिन का बैकअप आराम से मिलेगा। अब क्यों? क्योंकि ये नया फ़ोन है, आगे चल के 6 महीने बाद फिर ये डिग्रेड भी होता रहता है। वो तो हम 6 महीने बाद जब लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे ना, फिर बताएंगे कि एग्जैक्टली इसकी बैटरी कितना साथ देती है। बाकी दोस्तों कैमरे के सेंसर में थोड़ा उन्होंने चेंजेस किया है 4A से। इसमें आपको सोनी LYT 700C मिलता है 50 मेगापिक्सल विद OIS और 4K 30 FPS है यहाँ पर, उससे ऊपर नहीं जाता है ये, 60 FPS एटलीस्ट होना चाहिए था। और यहाँ पर इसमें फिलहाल की अच्छी बात यह है कि 4K 30 FPS में आपको HDR भी दिया है, जबकि 4A में ना फुल HD पे HDR था, उसमें 4K नहीं था, तो इसमें 4K में HDR आ गया है, विच इज गुड। बाकी 50 मेगापिक्सल का भी सैमसंग का पेरिस्कोप सेंसर है विद OIS, जिसमें आपको 3.5 टाइम्स ऑप्टिकल और 140 टाइम्स अल्ट्रा जूम दिया है। सस्पिशियस, आगे बताते हैं। बाकी उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी है, ये भी आपको सोनी सेंसर मिलता है। सेल्फी भी अच्छी है 32 मेगापिक्सल की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 40,000 रुपये का फ़ोन है और यहाँ पर उन्होंने 4K नहीं दिया है, सिर्फ फुल HD और 60 FPS पे आता है। आई डोंट नो व्हाई, देना चाहिए था। और इसके बाद HDR भी आपको सेल्फी में वैसे मिलता है फुल HD 60 FPS पे। चलो पहले फोटोज़ की बात करते हैं। हमने पोर्ट्रेट फोटोज़ निकाले, काफ़ी ह्यूमन पोर्ट्रेट, बहुत अलग अलग सिनेरियोस में। मैं एक आउटकम आपको निकाल कर बताता हूँ। मुझे फ़ोटोज़ बैलेंस्ड लगे हैं, मुझे फ़ोटोज़ अच्छे लगे हैं, ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं है, ज़्यादा विविड नहीं है, दिखने में थोड़े यहाँ पर ठीक लगते हैं। अलग अलग जूम वगैरह भी करके भी हमने पोर्ट्रेट फोटोज़ निकाला था, मैं सहमत था, मैं ऐसे कहूँगा। कलर्स की भी अगर बात करें तो कलर्स भी मुझे लगता है कि उन्होंने मेंटेन किया है, ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं किया है, इनफैक्ट ज़्यादा पुश भी नहीं किया। कुछ कुछ फोटोज़ हो जाते हैं, लेकिन जनरली ये फ़ोटोज़ दिखने में ना अच्छे लगते हैं। बाकी सेल्फी की बात करेंगे तो सेल्फीज मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है, स्किन टोन भी यहाँ पर बैलेंस्ड है। इनफैक्ट हमने अगेंस्ट सनलाइट भी सेल्फीज ली थी, बहुत सारे फ़ोन स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इसने बहुत अच्छा काम किया था। फेस प्रॉपर क्लियर था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। रियर वीडियो की बात करेंगे तो भाई देखिए, थोड़ा एक्सपोजर के इश्यूज हमने नोटिस किया है, कभी कभी स्काई ज़्यादा वाइट हो जाता है, लेकिन स्टेबलाइजेशन रियर में काफ़ी अच्छी थी। और सेल्फी वीडियो में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर के इश्यूज मैंने यहाँ पर भी नोटिस किया था। मतलब डायनामिक रेंज थोड़ा बेटर किया जा सकता है वीडियो में, मैं ऐसे ही कहूँगा। बट एक प्रॉब्लम ये है ना, प्रो वर्जन है तो इसमें पोर्ट्रेट वीडियो होना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। ना रियर में पोर्ट्रेट वीडियो आप निकाल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, ना सेल्फी में निकाल सकते। मतलब सिनेमेटिकली अगर आपको कुछ करना है तो वो फिर वो बहुत सारे ट्विक्स वगैरह करना पड़ेगा, फिर दूसरे ऐप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन जनरली बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा कोई डेडिकेटेड पोर्ट्रेट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी स्लो मोशन सिर्फ 120 FPS दिया है फुल HD के ऊपर, उसके नीचे जाता ही नहीं है, ना उसके ऊपर जाता है। मतलब आपको 240, 480 ऐसा कुछ नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि इनको स्लो मोशंस के बैरियर को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं स्लो मोशन में, उनको मज़ा आता है, बट ऐसा यहाँ पर इसमें इतना कुछ खास आप स्लो मोशन वीडियोस नहीं निकाल सकते। देन 140 टाइम्स जूम पर आते हैं। देखिए ये काम करता है लिटरली। अभी ये वाला फोटो अगर आप देखेंगे, ये बिल्डिंग बहुत दूर है, आपको नहीं पता होगा क्या चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक बोर्ड पे दीवार पे लिखा हुआ है प्राइवेट। हम बहुत दूर थे, हमने जूम करके रीड कर लिया, मतलब रीडेबल है, आप रीड कर सकते हैं जूम करके। सेम चीज़ ये वाला फोटो अगर आप देखेंगे, एक AC का आउटर मशीन है, इस पर वोल्टास लिखा है, हमने जूम करके देखा, दिख गया जो लिखा हुआ है, काम करता है। और उसके अलावा भी नॉर्मल भी अगर आप जूम फोटोज़ देखते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के, तो ये ठीक है। मतलब मैंने एक चीज़ देखा है कि इनके फ़ोन में क्या है कि जब भी कोई फ़ोटोज़ आप क्लिक करते हैं ना, ये प्रोसेस करता है, इनमें पोस्ट प्रोसेसिंग है, काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं मानता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट यही सेम फोटोज़ अगर आप नाइट में निकालते हैं जूम के, स्ट्रगल करता है। क्योंकि खाली ये नहीं, मैंने बड़े बड़े फ़ोन्स को स्ट्रगल करते देखा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू रहता है, और उसके चक्कर में अब सेंसर इतना पावरफुल नहीं है कि ज़्यादा लाइट कैप्चर करे, तो क्या हो जाता है, नॉइज़ दिखाई देती है, और नॉइज़ के चक्कर में फ़ोटोज़ जो है वो ख़राब होते हैं, और रीडेबल जो टेक्स्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा रीडेबल नहीं होते। तो ये एक चीज़ मैंने नाइट के अंदर जूम फोटोज़ में नोटिस किया था।
बाकी वीडियो जूम आप 20 टाइम्स तक जूम कर सकते हैं, जो मुझे ठीक लगा, अच्छा है। और उसके साथ साथ ऑटो फोकसिंग में भी हमने जब टेस्ट किया तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, उसके अलावा नाइट में अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट की बात करें तो देखिए जनरली मुझे डे के जैसा ही लगा है, बैलेंस्ड है। बट थोड़े बहुत अगर आप जूम करते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट में आपको 3 टाइप के जूम्स मिलते हैं, 24, 48, 80। इसमें 48 और 80 के बीच में थोड़ा कलर शिफ्ट इशू था, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी फ्लैर्स जो थे वो थोड़े गड़बड़ाए गए हैं नाइट के अंदर, थोड़ा इसको फिक्स्ड किया जा सकता है क्योंकि फोटोज थोड़े ख़राब हो जाते हैं। इसको मुझे देखकर इतना अच्छा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट स्काई में भी घोस्टिंग ज़्यादा नहीं है बट है, लेकिन जब आती है तो बहुत बड़ी बड़ी आती है, ऐसा लगता है कि एलियन का स्पेसशिप आ गया आसमान में। उसके अलावा सेल्फी पोर्ट्रेट अगर आप देखते हैं नाइट की तो मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। मतलब एज डिटेक्शन वगैरह भी नाइट में उन्होंने काफ़ी सही काम किया, वरना बहुत सारे फोन्स ना सेल्फी पोर्ट्रेट में नाइट में ना एज डिटेक्शन में मार खा जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। एंड देन उसके अलावा रियर वीडियो नाइट के अगर आप देखेंगे तो बढ़िया है। इनफैक्ट इसमें नॉइज़ भी ज़्यादा नहीं है, स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है, और आप क्वालिटी भी देखेंगे ना जब हम कैमरा मूव करते तो ज़्यादा लैग नहीं है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया। इनफैक्ट सेल्फी वीडियो जो है ना ये भी अच्छी है, बट यहाँ पर नॉइस है और थोड़े प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लगता है कि सेल्फी वीडियोस को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये ब्रांड के लिए फीडबैक है। फिर भी दोस्तों मैंने गूगल ड्राइव की लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दिया है, फोटोज़ वीडियोस सब कुछ नीचे छोड़ा है। आप मुझे जज करके बताइए कि इसके फोटोज़ वीडियोज़ आपको कैसे लगे। बाकी परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है, थोड़ा सा अपग्रेडेड चिपसेट लगाया है 4A के मुकाबले। मतलब उसमें 7S Gen 4 था, इसमें 7 Gen 4 है। ये आपको 4nm पर यहाँ पर मिलता है। और अच्छी बात यह कि इसमें स्टोरेज के साथ साथ रैम को भी उन्होंने अपग्रेड किया है। मतलब UFS 3.1 4A में जो है इसमें भी वैसे ही है। उसमें LPDDR4X था, लेकिन एटलीस्ट प्रो वाले में उन्होंने LPDDR5X दिया, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। बट प्राइस के हिसाब से UFS 3.1 की जगह इसमें UFS 4.1 दिया जा सकता था, ये मैं ज़रूर ऐड करूँगा। बाकी उसके अलावा इसमें VC कूलिंग भी दिया है 5300 mm, जो कि सफिशिएंट है। और हमने स्टोरेज स्पीड वगैरह भी टेस्ट किया है, जो मुझे एवरेज लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये डिपेंड करता है, बट ठीक है। बाकी उसके अलावा एंटूटू स्कोर्स क्लोज टू 1.4 मिलियन थे, विच इज़ गुड। इसमें 40 डिग्री से ज़्यादा हीट नहीं हुआ। CPU थ्रॉटल अच्छा था, थ्रॉटलिंग के इशूज़ ज़्यादा नहीं थे, और उसमें भी ज़्यादा 47 डिग्री सेल्सियस समथिंग हीट हुआ था। फिर हमने 3D मार्क भी टेस्ट किया, ये थोड़ा हैवी होता है, इसमें भी स्टेबिलिटी ठीक था, लेकिन इसमें भी 50 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस हीट हुआ था। मैंने बहुत ऐसे फ़ोन्स देखे जिनमें जब हमने 3D मार्क किया है तो वो 50 के ऊपर चला गया। 8 सीरीज़ वाले चिपसेट्स भी जितने भी आए ना, हमने उसकी भी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालने पर ये इतना हो जाता है। लेकिन जब आप गेम्स खेलते हैं उसमें ये हीट नहीं करता है, ओवर हीट नहीं होता है। ये तो सिर्फ हैवी टास्क की बात कर रहा था मैं। जैसे कि हमने BGMI ट्राई किया, 120 FPS पे आपको मैक्स मिलता है। इसमें एवरेज FPS काफ़ी अच्छे थे। कॉल ऑफ ड्यूटी 90 FPS से ही जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, तो उसमें भी हमने देखा एवरेज FPS आप देख सकते हैं। जेंशिन इम्पैक्ट भी ठीक है, बट वुदरिंग वेव्स में एवरेज FPS थोड़ा गिर जाते हैं, 36 तक जाता है, क्योंकि वुदरिंग वेव्स बहुत हैवी गेम है। फिर रेड डेड रिडेम्पशन हमने डाला, तो ये रेड डेड रिडेम्पशन में बहुत अच्छे से काम कर रहा था, प्लेएबल था। क्योंकि 7S Gen 4 जो नथिंग फ़ोन 4A में है ना, उसमें रेड डेड रिडेम्पशन प्लेएबल नहीं है। उसके अंदर FPS ड्रॉप के इशूज़ थे, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ है उस गेम के लिए, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर है अच्छा ऑप्टिमाइजेशन। और इन सारे गेम्स के दौरान 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ये फ़ोन हीट नहीं हुआ था। तो डे टू डे लाइफ के टास्क के साथ अगर आप इसमें गेम भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी कर रहे हैं, तो ये फ़ोन उस मामले में ओवर हीट नहीं होता है, ये साफ़ है। उसके अलावा हमने ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग करके एक दिन सिर्फ यही टेस्टिंग करा था, हमने टीम में एक बंदे को दे दिया था। उसने एक बार भी नहीं बोला कि ये फ़ोन हैंग हुआ और लैग हुआ, तो ये अप्रिशिएटिंग बात है। फ़ोन बढ़िया चल रहा था। फिर हमने अपनी तरफ से आप लोगों के नॉलेज के लिए कुछ फिजिकल टेस्ट किए, जो आपको बता रहा हूँ, जिसमें हमने सारे ऐप्स खोले, लोड किए, फिर बंद करे, फिर दोबारा उनको स्टार्ट किया, लोड किए। लगभग 2 मिनट 22 सेकंड लगा। ये एक जनरल टेस्ट होता है जो आपको बताने के लिए। 2 मिनट के आसपास अगर कोई भी फ़ोन हमारे टेस्ट में आता है तो वो अच्छा माना जाता है। 2 मिनट के नीचे तो और अच्छा माना जाएगा, और 3 मिनट या उसके ऊपर जाता है तो थोड़ा उसको हम बोल सकते हैं कि बेटर हो सकता है। तो ये अच्छी कैटेगरी में आता है, 2 मिनट 22 सेकेंड्स। तो ओवरऑल सारे टास्क डे टू डे लाइफ के, उसके अलावा गेमिंग वगैरह भी अगर आपको करना है, ये सब कुछ हैंडल कर लेता है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा, प्राइस के हिसाब से जिस प्राइस पर ये आया है, एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ वाली चिपसेट भी अगर दे देता ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कंप्लेंट होता। बाकी दोस्तों आपको डिज़ाइन के लिए क्या ही बताएंगे। देखिए, आपको इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको मेटल बैक मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। तो ये जो पूरा बैक का जो नीचे का पार्ट है ना, ये पूरा आपको मेटल का मिलता है। और साथ में ऊपर का जो कैमरे का जो पार्ट है ना, ये पॉलीकार्बोनेट है, ये ग्लास नहीं है। लगेगा ग्लास है, लेकिन पूरा जो है ना बिल्ड ये पॉलीकार्बोनेट है। और फ्रेम्स भी आपको यहाँ पर मेटल में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका जो ग्लिफ मैट्रिक्स है ना, ये जो दिया है, ये अच्छा है। और नथिंग फ़ोन 3 से कंपेयर करें तो ये उससे 57% ज़्यादा लार्ज आपको मिलता है, विच इज़ गुड, क्योंकि साइड बाय साइड भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ह्यूज है ये। और उसके अलावा इसमें 3000 निट्स का आपको ब्राइटनेस भी दिया है। इनफैक्ट 137 मिनी LEDs भी यहाँ पर लगा के दिया है, जो कि एक टेक्निकल लेवल पर ठीक है।
और उसी के साथ आपको ग्लिफ टॉय भी मिलता है, जो हमने नथिंग फोन 3 में भी देखा था। आप ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर लिमिटेड ऑप्शन ही ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, आपको नथिंग का प्लेग्राउंड जो है ना, उसमें जाके आप फोन ए प्रो अगर चूज़ करते हैं तो बहुत सारे ग्लिफ टॉयज़ के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये एक वाइड ऑप्शन है जो हमेशा से नथिंग के फ़ोन्स में रहता है, जो यहाँ पर भी आपको मिलता है। और एक और चीज़, पीछे आपको एक रेड इंडिकेटर भी दिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर वो ब्लिंक करता है, तो ये भी चीज़ उन्होंने ऐड करी है। और हाँ, नीचे आपको देखेंगे ये सर्कल दिख रहा है, कन्फ्यूज़ मत होना, ये कोई बटन नहीं है। हमने बहुत कोशिश करा चेक करने की, लेकिन ये बस ऐसी डिज़ाइन है। हमारी टीम वाले कंफ्यूज हो गए थे। बाकी उसके अलावा दोस्तों IP रेटिंग्स इतनी खास नहीं है, सिर्फ IP65 है भाई। 40,000 का फ़ोन है, एटलीस्ट IP68 दे देते तो क्या ही जाता, बट स्टिल। उसके अलावा 211 ग्राम का वेट है और 8 mm की थिकनेस है भाई। इसमें कोई 8-9 हज़ार की बैटरी नहीं है। ये फ़ोन उसके बाद भी आपको काफ़ी बल्कि मिलेगा और थोड़ा हैवी साइड पर मिलेगा। और उसके अलावा आपको 3 कलर्स मिलते हैं, ब्लैक, सिल्वर और पिंक। ये पिंक है, ये वाइट है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये बहुत गौर से देखने पर पता चलेगा, क्योंकि पिंक में उन्होंने जो दिया है कलर, वो एक हल्का सा शेड दिया है, कुछ वैसे ही है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, अनफॉर्चुनेटली ऑप्टिकल है, ये अल्ट्रासोनिक नहीं है, जो कि होना चाहिए था। डुअल सिम है, उसके अलावा डुअल माइक है और डुअल स्पीकर्स आपको मिलते हैं। स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, 88 dB तक जाता है। एक और चीज़ ये भी है ना कि इसमें ई सिम का आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। हमने वो टेस्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली USB पोर्ट इसमें USB 2 वाला ही है, जो नथिंग फोन 4A में था। भाई अगर आपने प्रो वर्जन लाया है तो USB 3.1 वाला पोर्ट दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने USB 2 दिया है। इसके अंदर क्या हो गया, हमने यहाँ पर जब फाइल साइज ट्रांसफ़र करी 2 GB के करीब, वो 1 मिनट में हो गया था। देखिए 1 मिनट बुरा नहीं है, लेकिन अगर USB 3 वाला पोर्ट होता तो ये 15 से 20 सेकंड के अंदर हो जाता था। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको बता रहा हूँ। बाकी उसके अलावा आपको X एक्सिस मोटर यहाँ पर मिलता है। और इसके एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों, मुझे इसके हैप्टिक्स अच्छे लगे हैं। जितना भी काम कर रहे हैं हम लोग ने अभी तक, जितना भी यूज़ किया है, इसके हैप्टिक्स वगैरह यहाँ पर अच्छे थे। बाकी 18 5G बैंड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.4 है, इसमें NFC भी आपको मिलता है और सारे सेंसर्स यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर इसमें जब अच्छे नेटवर्क पे सिम कार्ड वगैरह लगा कर टेस्ट किया था तो 210 Mbps की स्पीड आती है, और बैड नेटवर्क पर भी इससे बहुत अच्छा काम किया है। मतलब जितना भी हमने इसमें सिम कार्ड लगा कर टेस्टिंग करे ना भाई, हमारे वाले इस वाले यूनिट में ना नेटवर्क बहुत कमाल का था, कॉल क्वालिटी और ये सब कुछ एकदम बढ़िया था। तो आई थिंक ये काम यहाँ पर इस फोन में ना अच्छा हो रहा है। अब ज़्यादा नहीं तो दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। तो भाई देखिए 39,999 से ये स्टार्ट होता है 8,128। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये बोलूँगा कि 8,128 की जगह अगर 8,256 से ही 39,999 वाला वेरिएंट आता तो एक बात बनती थी। बट एनीवेज उसके ऊपर फिर आपको अलग अलग वेरिएंट्स 8,256, 12,256 जो और भी ऊपर जाते हैं। और हम विदाउट ऑफर की ही बात करते हैं, रिव्यूज़ के अंदर हम एग्जैक्ट प्राइस बोलते हैं। क्योंकि देखिए अब पहली चीज़ तो ये कि मेरे हिसाब से जब 40,000 की रेंज में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, मुझे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसका डिस्प्ले अच्छा लगा है, कैमरे में मैंने देखा तो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। बैटरी बैकअप यहाँ पर कम दिया है लेकिन काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है, और थोड़ा बहुत ये जो चीज़ें किया है, डिज़ाइन तो मुझे इसकी ओवरऑल अच्छी ही लगी है। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोगों को पसंद आ रही है। ट्विटर पर काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन था, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते तो मुझे इसकी डिज़ाइन अच्छी लगी है। बट एक चीज़ है, परफॉर्मेंस अच्छी है, नॉट बैड। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि इस प्राइस में अगर स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ वाली चिपसेट हो जाती ना, 8s Gen 3 भी होता तो मज़ा आ जाता था। बट स्टिल ओवरऑल दोस्तों आपको एक वेल बैलेंस्ड पैकेज मिलता है नथिंग की तरफ से। अगर आपको लगता है इतना स्पेंड करना है तो आप इस फ़ोन में स्पेंड कर सकते हैं। और इस फ़ोन के बारे में जो भी क्लियर करना था मैंने क्लियर कर दिया, अच्छा बुरा सब सामने रख दिया। फाइनल डिसीजन, बाइंग डिसीजन आपका है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा, अगर आप वेट कर सकते हैं तो हम प्लान करेंगे 3 से 6 महीने के बीच में वो वीडियो लेके आएंगे। लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।